हाय गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज के वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, हम पढ़ेंगे बेस यूनिट्स क्या होती हैं, डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं और लेंथ का मेजरमेंट कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले आता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, थोड़ा सा इसकी पहले हिस्ट्री जान लेते हैं। यूनिट्स की हिस्ट्री क्या है। देखिए, पहले टाइम में क्या होता था कि अलग अलग यूनिट्स यूज होती थी अलग अलग कंट्रीज में। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंडिया है, यूएस है और चाइना है। ठीक है, मान लीजिए इंडिया में लेंथ की यूनिट है मीटर, यूएस में है हीटर, यहाँ है डीटर। तो ये तो था एंशिएंट सिस्टम कि हर एक कंट्री में अपना अपना सिस्टम ऑफ यूनिट था। ठीक है, तो यहाँ इंडिया में लेंथ को बोल रहे हैं मीटर, यूएस में बोल रहे हैं गीटर, चाइना में बोलते हैं डीटर। अब क्या होगा, इंडिया से अगर कोई आदमी यूएस गया और उसने बोला कि मुझे आप 50 मीटर क्लोथ दीजिए, 50 मीटर मुझे कपड़ा दीजिए, तो यूएस का जो आदमी है वो समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो जानता ही नहीं मीटर को, वो तो जानता है गीटर को। ठीक है, इसी तरीके से जब ये जाके इंडिया का आदमी चाइना वालों को बोलेगा मुझे 50 मीटर कपड़ा चाहिए, तो चाइना का आदमी समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो समझता है डीटर को। तो इससे क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। क्या होता है, इससे बहुत कंफ्यूजन होता है। तो फिर इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए, एक इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस लाने के लिए हमने यूज किया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसको हम बोलते हैं एसआई यूनिट सिस्टम। क्या बोलते हैं इसे? एसआई यूनिट सिस्टम। इसका एब्रीविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है एसआई यूनिट। ठीक है, पहले जमाने में तो थोड़ा एग्जांपल देख लीजिए। एंशिएंट टाइम पे अलग अलग यूनिट्स सिस्टम यूज होता था, जैसे कि फॉर एग्जांपल सीजीएस सिस्टम था, एफपीएस सिस्टम था, ब्रिटिश में ग्रेट ब्रिटेन में यूज होता था, एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट था। ये था कब? एसआई सिस्टम के आने से पहले। ठीक है, एसआई सिस्टम जब आ गया तो फिर इंटरनेशनल एक कॉमन एक्सेप्टेंस आ गई। उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज है कि इसका मेन बेनिफिट क्या है। मेन बेनिफिट क्या है एसआई सिस्टम का? वो ये है कि हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक यूनिट है। इसका मतलब क्या है, देख लीजिए। एमकेएस सिस्टम में मैकेनिकल एनर्जी के लिए यूनिट यूज होती थी जूल, हीट एनर्जी के लिए यूनिट यूज होती थी किलो कैलोरी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए यूनिट यूज होती थी वाट आवर। ठीक है, तो है तीनों एनर्जी, मैकेनिकल भी एनर्जी है, हीट भी एनर्जी है और इलेक्ट्रिकल भी एनर्जी है, बट यूनिट क्या यूज हो रही है तीनों के लिए अलग अलग। लेकिन एसआई सिस्टम में ऐसा नहीं है। ठीक है, एसआई सिस्टम में क्या है, ऐसा नहीं है। एसआई सिस्टम में क्या है, अगर एनर्जी है तो यूनिट क्या यूज होगी? जूल। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता मैकेनिकल एनर्जी है, चाहे हीट एनर्जी है, चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। एसआई सिस्टम में इन तीनों एनर्जी के लिए सिर्फ एक ही यूनिट यूज होगी, वो है जूल। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका क्या मतलब है, 1 यूनिट फॉर 1 फिजिकल क्वांटिटी। ये काफी बड़ा बेनिफिट था। इससे क्या हुआ, हो गया, चीजें इजी हो गई। ठीक है, अब आते हैं बेस यूनिट्स क्या क्या होती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं। ठीक है, एसआई सिस्टम में 7 बेस यूनिट्स हैं। ठीक है, और 2 क्या हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। देख लेते हैं बेस यूनिट्स कैसे हैं। लेंथ की बेस यूनिट है मीटर, मास की बेस यूनिट है किलोग्राम, टाइम की है सेकेंड, टेम्परेचर की है केल्विन, करंट की है एम्पेयर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की है मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए है कैंडेला। आपको याद नहीं रखनी है, विद टाइम आपको अपने आप ही ये चीज समझ में आ जाएगी प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, सबसे बड़ी बात होती है बेस यूनिट्स इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के। जैसे कि लेंथ जो है, लेंथ को कभी भी आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते किलोग्राम में या टाइम में या केल्विन में। ठीक है, तो लेंथ सिर्फ और सिर्फ हमेशा लेंथ की ही यूनिट के टर्म्स में एक्सप्रेस होगा, लेंथ हमेशा मीटर के टर्म्स में ही एक्सप्रेस होगा। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, मास है, तो मास को आप कभी भी सेकेंड के टर्म्स में
या केल्विन के टर्म्स में या मीटर के टर्म्स में नहीं लिख सकते। मास जब भी लिखेंगे तो आप केजी के टर्म्स में ही लिखेंगे, ठीक है। तो इससे ये सबसे बड़ी चीज आती है निकल के कि बेस यूनिट्स क्या है, एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट हैं और एक दूसरे से क्या है, ये रिलेटेड नहीं है, ठीक है। एक दूसरे में चेंज नहीं हो सकते, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है और एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। उसके बाद ये हैं दो आपकी सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट क्या है, प्लेन एंगल के लिए है रेडियन और सॉलिड एंगल के लिए है स्टेरेडियन। ये मेनली यूज होती है एक स्फेयर के लिए, ठीक है। अब आते हैं हम ड्राइव्ड यूनिट्स पे। ड्राइव्ड यूनिट्स क्या है, देखिए अभी हमने देखा कि 7 क्या है, बेस यूनिट्स। इन 7 बेस यूनिट्स के अलावा जो भी यूनिट्स हैं वो हैं ड्राइव्ड यूनिट्स, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दी 7 बेस यूनिट्स, जितने भी यूनिट्स हैं वो आती हैं ड्राइव्ड यूनिट्स के अंदर, ठीक है। और ड्राइव्ड यूनिट्स बेस यूनिट के टर्म्स में क्या हो जाती हैं, एक्सप्रेस हो जाती हैं, ठीक है। ड्राइव्ड यूनिट्स हम बेस यूनिट के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल लिखते हैं, वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर। ब्रेथ भी एक तरीके की क्या है, लेंथ ही है, तो इसकी भी मीटर है। हाइट भी लेंथ है तो उसकी भी मीटर है। तो क्या हो गया, टोटल वॉल्यूम की यूनिट क्या बन गई आपकी, मीटर क्यूब। क्या बन गई, मीटर क्यूब। तो आपने क्या किया, वॉल्यूम को आपने एक्सप्रेस किया बेस यूनिट्स के टर्म्स में, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या है, इसलिए बन गई ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड यूनिट क्यों बनी है, क्योंकि हमने ये जो इसकी जो यूनिट है वॉल्यूम की, उसको हमने किस टर्म्स में एक्सप्रेस किया है, बेस यूनिट के टर्म्स में हमने इसको एक्सप्रेस किया है, ठीक है। सेम आपका है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है, तो उसका क्या हो गया, मीटर। टाइम क्या है, बेस यूनिट, इसका क्या हो गया, सेकंड। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या बनी, मीटर पर सेकंड। फिर ये क्या है, दोनों बेस यूनिट हैं। तो फिर आपने इसको कैसे एक्सप्रेस किया, बेस यूनिट के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया। तो फिर ये क्या बन गया, वेलोसिटी ड्राइव्ड यूनिट। जो भी यूनिट बेस यूनिट के टर्म्स में एक्सप्रेस हो जाती है उसको हम बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट, ठीक है। अब आता है मेजरमेंट ऑफ लेंथ, कि लेंथ का हम कैसे मेजरमेंट करते हैं। तो दो तरीके से मेजरमेंट होता है, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। अभी हम पढ़ेंगे पहले डायरेक्ट मेथड क्या होता है। देखिए डायरेक्ट मेथड में क्या है, 10 टू दी पावर -3 से लेके अगर हमें 10 टू दी पावर 2 मीटर तक अगर हमें मेजर करना है तो हम क्या यूज करते हैं, मीटर स्केल। ये आपका मीटर स्केल है, ठीक है। फिर अगर हमें थोड़ा उससे और कम जाना है, अगर हमें 10 टू दी पावर -4 तक हमें करना है मेजर, तो हम क्या यूज करते हैं, वर्नियर कैलिपर। ये वर्नियर कैलिपर है, ये मेनली यूज होता है डायमीटर मेजर करने के लिए स्फेयर का। बॉल का डायमीटर अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या यूज करूंगा, वर्नियर कैलिपर्स। उससे भी अगर कम मुझे नापना है तो मैं यूज करूंगा स्क्रू गॉज। ये देखिए जैसे कि ये स्क्रू गॉज है, ये क्या कर रहा है, पेंसिल का डायमीटर मेजर कर रहा है। या फिर किसी आपको पतला तार का नापना है या आपको किसी थिन प्लेट का नापना है तो क्या यूज होगा, स्क्रू गॉज। इसी तरीके से क्या है, और ज्यादा माइन्यूट जाना है तो ये स्क्रू गॉज और स्फेरोमीटर यूज होता है। 10 टू दी पावर -5 तक चले जाते हैं, ये स्फेरोमीटर है, ठीक है। तो अभी आपने देख लिया मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गॉज और स्फेरोमीटर। ये सब कहाँ यूज होते हैं, जब हमें चीजें डायरेक्टली नापनी हो, ठीक है। अब इनके लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस कैसे हैं, जैसे कि ये अर्थ है, अर्थ से मुझे नापना है डिस्टेंस मून का, या मुझे अर्थ से नापना है डिस्टेंस किसी एक डिस्टेंस स्टार का, ठीक है। अब यहाँ पे तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ इनडायरेक्ट मेथड ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे डायरेक्टली ये डायरेक्ट मेथड यूज नहीं कर सकता। यहाँ पे मैं मीटर स्केल लेके या वर्नियर कैलिपर लेके ये डिस्टेंस नहीं नाप सकता, क्योंकि ये बहुत ह्यूज डिस्टेंसेस हैं, ठीक है। इसके लिए फिर यूज होता है इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड कब यूज होता है, जब हमें कोई बहुत ही एक्सट्रीमली लार्ज डिस्टेंस नापना हो। तो इनडायरेक्ट मेथड के अंदर 3 मेथड आते हैं। पहला आता है इको मेथड, दूसरा पैरालैक्स, तीसरा है मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इको मेथड से। इको मेथड क्या होता है, पहले समझ लेते हैं इसका बेस क्या है इको मेथड का। देखिए फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे क्या है, मान लीजिए खेल है, ठीक है, और आप यहाँ खड़े हैं।
आपने हिल की डायरेक्शन में क्या करा, एक बुलेट फायर किया, ठीक है, तो बुलेट कहाँ जाएगा, ऐसे गया, मान लीजिए ये डिस्टेंस है आपका s, फिर ये वापस आया स्पीड ओ साउंड, ठीक है, बुलेट आपने इस डायरेक्शन में फायर किया है, तो क्या होगा, साउंड जाएगा ऐसे ट्रेवल करेगा, साउंड ऐसे एस, और साउंड क्या, साउंड इससे टकराएगा, साउंड वेव्स इससे टकराएंगी, हिल से वापस आएंगी साउंड वेव्स इधर। हमें फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला पता है हमें पता है फॉर्मूला ऑफ स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे स्पीड किसकी है, स्पीड ऑफ साउंड की, ठीक है, तो हमने मान लिया v, वो हमें पता है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, ये s प्लस s कितना हो गया 2s, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, यहाँ से गया, साउंड गया इधर, टकराया, साउंड वापस आया, तो 2s डिस्टेंस हो गया। टाइम हम मेजर कर सकते हैं इजीली किसी भी क्लॉक से, ठीक है, तो स्पीड ऑफ साउंड हमें पता है, टाइम हमें पता है, हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं इजीली। कैसे निकालेंगे, ये सीधा आपका हो गया vt/2, ये डिस्टेंस हो गया s, ठीक है। तो ये जो मेथड है बेसिक है, ये अभी हम तीनों में यूज करेंगे, इको मेथड, इससे हम डिस्टेंस s कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी चीज का। सबसे पहले आता है रडार मेथड। रडार मेथड में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये होता है आपका एक रडार स्टेशन, ये है रडार स्टेशन, यहाँ पे क्या है आपका एक एरोप्लेन उड़ रहा है, ठीक है। रडार स्टेशन से रेडियो वेव्स फेंकी जाएंगी, वेव्स ऐसे टकराएंगी, फिर वापस आएंगी, फिर आप क्या लगाएंगे, वो वाला फॉर्मूला s=vt/2 जो भी हमने डिराइव किया था। सिंपल फंडा है, रडार स्टेशन से रेडियो वेव्स गई, एरोप्लेन से टकराई, फिर वापस आई, फिर आप ये फंडा लगा के इजीली इसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये रडार मेथड कब यूज होता है, जब हमें डिटेक्ट करना हो एरोप्लेन की लोकेशन, कि उसका डायरेक्शन क्या है, उसका डिस्टेंस क्या है, ठीक है। फिर आता है लेजर। लेजर ये रडार है, उसका एक पिक्चर है, ये लेजर का पिक्चर है। लेजर क्या है, लेजर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेजर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग यूनी डायरेक्शनल, ठीक है, यूनी डायरेक्शनल एक इंटेंस लाइट है, ठीक है, बहुत ही इंटेंस होती है, बहुत ही यूनी डायरेक्शनल होती है, लाइट है, ठीक है, और सिंगल कलर की होती है, सिंगल वेवलेंथ होती है इसकी, ठीक है। तो अब ये कहाँ यूज हो रही है, कैसे यूज होती है, देखिए जैसे ये अर्थ है और यहाँ से मून है, तो हमें इसका डिस्टेंस नापना है, तो यहाँ से एक लेजर बीम फेंकेंगे, जाएगी, फिर वापस टकरा के वापस आएगी, ठीक है। इस तरीके से हमने अर्थ से मून का डिस्टेंस नापा भी है, ये लेजर मेथड यूज करके, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंटेंस है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और बहुत ही एक ही सिंगल यूनि डायरेक्शनल है। तो इसमें भी क्या लगा, फिर वही आपका इको मेथड। फिर आप कैसे निकाल सकते हैं, s=vt/2, फिर उसी फॉर्मूले से, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका लेजर मेथड। तीसरा है आपका, ये आपका सोनार। सोनार में क्या हो रहा है, ठीक है, सोनार में आपने शिप आपकी से आपने यहाँ पे क्या करा, अल्ट्रासोनिक वेव्स जाती हैं, टकराती हैं कहाँ से, सबमरीन से, फिर ये गई वेव्स, टकराई, फिर वापस आ गई वेव्स, ठीक है। इसी तरीके से कोई रॉक मान लीजिए, कोई यहाँ पे रॉक है, तो फिर उसको वेव्स को फेंकेंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स को, फिर टकराएंगी, फिर यहाँ पे वापस आएंगी, तो फिर वही फंडा लग जाएगा आपको, s निकाल लोगे आप vt/2 फॉर्मूले से, ठीक है। तो सबका फंडा वही है, चाहे वो हमारा रडार हो, चाहे हमारा लेजर हो, चाहे हमारा सोनार हो, फंडा वही है कि चीज़ों को एक पर्टिकुलर सोर्स से आप उसे फेंकेंगे, वेव्स को टकराएंगी, किसी ऑब्स्टेकल से वापस आएंगी, फिर आप कैलकुलेट क्या कर लेंगे, आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले से, ठीक है। तो इस तरीके से हम लार्ज डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं इनडायरेक्ट मेथड से, जो कि हमारा है अभी एक पहला मेथड हमारा हमने डिस्कस किया इको। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा दूसरा इनडायरेक्ट मेथड, जिसका नाम है पैरेलैक्स, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, हिट करिएगा लाइक बटन को, और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक ईजी वे में इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिले। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।